नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। भोपाल के सुभाष नगर आरओबी की ट्रैफिक से शुरुआत हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस आरओबी का लोकार्पण किया। ब्रिज के शुरू होते ही हर रोज 3 लाख लोगों को इससे फायदा मिलेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुभाष नगर चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आरओबी करीब 30 महीने से बनकर तैयार था, लेकिन मेट्रो के पिलर और गर्डर लॉन्चिंग के चलते इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। इससे पहले 5 से 12 जनवरी के बीच आरओबी से ट्रैफिक ट्रायल हो चुका है। इसके बाद डिवाइडर और रोटरी बनाई गई है। आपको बता दें, ब्रिज 40 करोड़ रुपए में बना है। 690 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा ये आरओबी नए शहर को पुराने शहर से जोड़ेगा। वहीं सुभाष नगर और रचना नगर अंडर ब्रिज के साथ अशोका गार्डन पर घंटों लगने वाले जाम का भी समाधान होगा। मालदा 2003 तक एक नहीं, अब दर्जनों फ्लाई ओवर की सौगात दी जा रही है। ये रेलवे का ओवरब्रिज बनना है। हम लोगों ने कभी कहा था फ्लाई ओवर सिटी भोपाल, मेट्रो सिटी भोपाल। अब मेट्रो आप बनते हुए देख रहे हैं। आईटी सिटी भोपाल, हेरिटेज सिटी भोपाल, ग्रीन सिटी भोपाल, क्लीन सिटी भोपाल। भोपाल को नए स्वरूप में उभार के पूरे हिंदुस्तान में स्थापित करने का काम आपके सहयोग से किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले का दौरा किया और पार्टी की बूथ विस्तारक योजना के तहत बूथ समिति की बैठक में शामिल हुए। सीएम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बसा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की। वहीं उन्होंने बूथ अध्यक्ष ब्रजेश मस्कुलली के घर खाना भी खाया। वहीं ग्रामीणों से संवाद के दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने गांव में पीएम आवास के हितग्राही के आवास का फीता काटकर शुभारंभ भी किया और हितग्राहियों से चाय पर चर्चा की। सीएम ने हितग्राहियों को संबोधित भी किया और सहायता समूह के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया। इस दौरान गांव में औरतें भागवत गीता का भी पाठ कर रही थी और आदिवासी महिलाओं के साथ बैठकर सीएम ने ताल से ताल मिलाई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री निवास पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। सुठाली और टेम परियोजना के तहत डूब में आने वाले गुना, राजगढ़, विदिशा और भोपाल जिले के प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि भी उनके साथ थे। उन्होंने सीएम के सामने डूब प्रभावितों की समस्याएं रखी। सीएम ने इसे लेकर उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने अपनी परेशानी बता दी है, अब समाधान तब निकलेगा जब उस पर कार्रवाई होगी। वहीं कमलनाथ ने कहा कि प्रभावित किसानों को लेकर दिग्विजय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, इस बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी है। इस मुलाकात को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन याग्वद ने कहा कि दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब करते हैं, उन्हें अपने व्यवहार के बारे में विचार करना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने तो ये हमेशा एक ट्रेंड पकड़ लिया कि वो सेक्रेटरी मनीष रस्तोगी जी से मैंने कहा कि आप फोन पे बता दी ताकि मैं सबको मीडिया को सुना दिया। मुलाकात हो गई। समाधान तब निकलेगा जबकि हमारे आवेदन और हमारे प्रतिवेदन पर वे कार्रवाई करें। मैंने गांव वालों से सुनी थी कि कैसे मुआवजा, घटिया मुआवजा मिल रहा है, कैसे सर्वे गलत हुआ है, तो आज ये सब बातें हुई। अब मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने तो ये हमेशा एक ट्रेंड पकड़ लिया कि वो मीडिया में बना रहना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी स्तर के पढ़े लिखे 2 बार के इतने कई बार उनके बारे में जो बात चलती है, तो अपने व्यवहार के बारे में उनको विचार करना चाहिए। भोपाल में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बीजेपी और सपाक्स कार्यकर्ताओं के बीच विवाद देखने को मिला। यहां पार्टी विशेष झंडे को लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए और मारपीट की। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता और सपाक्स के कार्यकर्ता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष स्कूल के पास प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। उसी समय प्रतिमा के पास बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, जिसको लेकर सपाक्स के कार्यकर्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसी समय किसी ने बीजेपी का झंडा निकाल दिया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और सपाक्स के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये सब पुलिस के सामने हुआ और पुलिस मारपीट का केवल तमाशा देखती रही।
आशीष बीच में से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इंदौर में तैयारियां शुरू कर दी है। इंदौर में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को रिझाने के लिए बीजेपी नेता उनके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने यूपी के मूल निवासियों के साथ बैठक की। बैठक में अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद थे जो कि सालों पहले इंदौर में आकर बस चुके हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार अभी भी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। इन सभी को योगी सरकार की उपलब्धियां बताई गई ताकि मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लाया जा सके। इंदौर में करीब यूपी के 1 लाख लोग रहते हैं जो कि छोटे रोजगार से लेकर बड़े पदों पर पदस्थ हैं। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में यूपी के कई मूल निवासी रहते हैं जो कि ऑटो चलाने से लेकर बड़े व्यवसायी और नौकरी पेशा के हैं। इन सभी से मुलाकात की है ताकि ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सके। उनके एक प्रतिनिधि को बुला के आज हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार यूपी में विकास की बात हो, उस बात को लेके वो सरकार बननी चाहिए जिन्होंने विकास किया है, उसको लेके बात करेंगे। आज उसी के प्रति आज एक छोटी बैठक रखी गई है। आने वाले समय में और बैठकें भी रखेंगे। अपने परिवार के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो विकास खुद देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। गांव में नल पहुंच गया, नल का पानी गांव के लोग पिएंगे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि गांव में भी नल पहुंच जाएगा। तो नल का जल अगर गांव में पहुंच जाएगा तो विकास आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से विकास काफ़ी अच्छा हुआ है और स्वास्थ्य और एजुकेशन में भी काफ़ी बेहतर हुआ है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में परीक्षाएं हर हाल में ऑफलाइन मोड पर ही आयोजित होंगी। उनके मुताबिक शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चों को केवल डिग्रियां ही नहीं बांटी जा सकती। इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। सरकार की ये कोशिश है कि मार्च में होने वाले महाविद्यालयीन परीक्षाओं में शामिल करीब 18 लाख परीक्षार्थी ऑफलाइन तरीके से शामिल हो। इसके लिए सभी अतिरिक्त संचालकों और यूनिवर्सिटीज को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। दो साल लगातार उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन हुई है, ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से। तो भविष्य में बच्चों का जीवन, उनकी डिग्री, उस पर कोई प्रश्न नहीं लगे, गुणात्मक शिक्षा की बात हो जाए। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने सभी कुलपतियों से, सभी शिक्षाविदों से, विद्वानों से चर्चा की। सबका आग्रह था कि ऑफलाइन परीक्षा कराना चाहिए। तो हमने तब सभी कुलपतियों की और सबकी मंशा अनुसार ऑफलाइन परीक्षा की बात कही है। एमपी सरकार की नई आबकारी नीति के प्रावधानों के मुताबिक अब सिर्फ 17 जिलों में ही शराब दुकानों की नीलामी की जाएगी, जबकि बाकी जिलों में पुराने ठेके का ही नवीनीकरण होगा, बशर्ते ठेकेदार सरकार की ओर से तय राशि पर सहमत हो। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी, जिसमें अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति और घर में शराब रखने की सीमा भी बढ़ाई गई है। विदेशी शराब सस्ती करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। जिन शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है, वो घर पर बार भी खोल सकेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ 17 जिलों में दुकानों को सीधे ई टेंडर के जरिए नीलाम किया जाएगा। इन जिलों में छोटे समूह बनाकर शराब दुकानों की नीलामी की जाएगी। ये कदम बड़े शराब ठेकेदारों की मोनोपोली को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। हरदा जिले के ग्राम रूठूवाला और रकटिया के 17 आदिवासी मजदूरों को कर्नाटक के बीजापुर से छुड़वाया गया है। बीते नवंबर में महाराष्ट्र के धूलघाट के आरोपी ठेकेदार इन्हें महाराष्ट्र में गन्ना काटने का बोलकर कर्नाटक के बीजापुर ले गया था और इसके लिए ठेकेदार ने खेत मालिक से 6 लाख रुपए लिए थे। वहीं 17 मजदूरों को 5-5 हजार रुपए ही एडवांस में दिए थे और जब काम खत्म होने पर सभी मजदूर अपने घर वापस आना चाह रहे थे तो आरोपी खेत मालिक के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और इनको बंधक बनाकर रख लिया गया। जैसे तैसे मजदूरों ने किसी तरह फोन पर अपने परिजनों से संपर्क किया और इसकी सूचना जब सामाजिक कार्यकर्ता करुणा शंकर शुक्ल को मिली तो उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी और कमिश्नर से संपर्क कर बंधक मजदूरों के बारे में उन्हें बताया, जहां डीजीपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम गठित कर बंधक मजदूरों को वहां से मुक्त करवाया।
को महाराष्ट्र गन्ना काटने के लिए ले जाने के बोलने के कर्नाटक में ले गए और हमारे साथ मारपीट किया, हमारे साथ में बंधक बना के रखा हमको। ये 17 मजदूर हैं और इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। ठेकेदार सर महाराष्ट्र के दोनों रहने वाले हैं, ये जानते भी हैं, इनसे पूर्व में भी संपर्क में था। राजकुमार सीताराम से ये संपर्क में है और इनके संपर्क में ही है। वो अभी तो फरार हो गए हैं, कर्नाटक में ही है, लेकिन ये जानते हैं, उनका घर भी इन्होंने देखा है। इंदौर के कई इलाकों में चाइनीज मांझे के बैन होने के बाद भी वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं और इसी की चपेट में आने से एक युवक के गले की नस कट गई, जिसे गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सेंट्रल कोतवाली इलाके का है, जहां शास्त्री ब्रिज से उतरने के दौरान 30 साल का मुलायम सिंह चाइना डोर से गले और हाथ पर उसकी गंभीर चोट आई है। फिलहाल युवक की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक युवक की डांस करते समय अचानक मौत हो गई। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। शाहपुर थाना इलाके के जामू गांव में युवक अंतराम शादी समारोह में डांस कर रहा था, तभी अचानक वो जमीन पर गिर गया। पहले तो उनके दोस्तों को ये मजाक लगा, लेकिन जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। मृतक 5 बहनों का इकलौता भाई था और उसके पिता पैरालाइसिस के मरीज हैं। संभवतः इसको सडन कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से हुआ है। अब ये तो कन्फर्मली नहीं बोल सकेंगे अभी की भाई, लेकिन ये निश्चित तौर पे कि यहाँ आने के पूर्व उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और आइए अब देखते हैं बिग न्यूज। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर आज बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है, ये स्थान जहां हम सब मौजूद हैं ये भी ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला गया है और सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में ओनली फॉर 2 के लिए विकास हो रहा है, जबकि हमारे 4 करोड़ भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेल दिया गया। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना कालखंड में कांग्रेस, सपा और बसपा मैदान से गायब थी। सिर्फ केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों का जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जो संकट के समय आपका साथी नहीं है तो उस व्यक्ति को आप चुनाव के समय अपना साथी कैसे चुन सकते हैं। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट कर लिया है। उपराष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके संक्रमण की जानकारी साझा की गई है। बात बहुत पुरानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से दरबार में देर से आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि अपनी रोती हुई बच्ची को बहलाने में देर हो गई। बादशाह ने कहा कि ये कौन सा बड़ा काम है। इसी बात पर शर्त लग गई और बीरबल दूसरे दिन अपनी बेटी को लेकर दरबार में पहुंच गया। रोती हुई बेटी ने दरबार में हाथी और कांच की एक बोतल मंगाई। फिर अकबर से कहा कि वो इस बोतल में हाथी को घुसा दे और रोने लगी। ये तो खैर पुरानी कहानी हुई। जरा आइए आज आपको शीशे की बोतल में बंद दुनिया दिखाते हैं। शीशे की बंद बोतल में पूरी दुनिया। जी हाँ, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। शीशे की बोतल में भगवान शिव, हनुमान, माँ दुर्गा, कृष्ण, यही नहीं ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार भी कैद है। इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि बहुत छोटी मुंह वाली बोतलों के भीतर ये बड़ा कारनामा हुआ कैसे। लेकिन शीशे की बोतलों में सपनों को सच करने वाले इस कलाकार का नाम है राम मोहन रघुवंशी, जो रायसेन जिले के उदयपुरा के रहने वाले हैं। उनकी ख्वाहिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा कांच की बोतल के भीतर बनाकर भेंट करने की है।
जी, अपने कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी शीशी में अंदर किया, और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनकी फोटो भी शीशी के अंदर बनाई हुई है मैंने। मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी की प्रतिमा और बना के उसको भी शीशी के अंदर बनाऊँ मैं, और उसको भेंट क्या देंगे? उनको मोदी जी को भेंट करेंगे, और उसमें कुछ हद तक मेरा कार्य चल भी रहा है, वो चेहरा भी उनका लगभग बन गया है। 9 सालों से छोटी बड़ी शीशियों के भीतर कलाकृतियां रच रहे राम मोहन रघुवंशी छोटे छोटे तार के औजार, कबाड़ खाने से लाई गई शीशियों और थर्माकोल के सहारे ये कमाल कर रहे हैं। ऐसी अनोखी कलाकृति शुरू करने के पीछे की उनकी कहानी भी बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी से मैच करती है। ये मेरा क्या है, छोटा बेटा है, तो 8-10 साल पहले वो खिलौना रखे हुआ था हाथी का। बोला कि पापा जी इसको आपको शीशे में अंदर करना पड़ेगा। मैंने उससे बहुत मना किया, बेटा नहीं हो पाएगा, वो रोने लगा। तो मैंने कहा उससे ठीक है बेटा, इसको अपन कल इसको शीशे के अंदर कर देंगे। एक कलाकृति बनाने में उन्हें 3 से 5 दिन लगते हैं। लोगों का कहना है कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी मिलनी चाहिए। हम जब सरकार का अनुदान मिल जाए तो अच्छी बात। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी कुछ उनकी हेल्प करे, क्योंकि वो पेशे से किसान है और किसान के लिए एक साथ ही दोनों चीज़ करना काफ़ी मुश्किल रहता है। कहीं संग्रहालय में स्थान मिलना चाहिए, कहीं हस्तशिल्प की बात आती है वहाँ स्थान मिलना चाहिए। और ख़ास बात ये है इसमें कि ये जो काम है इसमें सरकार की ओर से अगर उन्हें कुछ प्रोत्साहन मिलता है तो ये ज़्यादा सराहनीय। कला की कीमत कदरदान से होती है। राम मोहन रघुवंशी की इस अनोखी कला की तारीफ तो खूब हो रही है, लेकिन जरूरत इस कला को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की है। संतोष माली, IBC 24, रायसेन। देवास के प्रसिद्ध माता टेकरी मंदिर के महंत गोपालनाथ पुजारी इन दिनों चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल 25 जनवरी को महंत गोपालनाथ पुजारी की बेटी की शादी है। शादी के लिए छपवाया गया अनोखा निमंत्रण कार्ड चर्चा में है। इस विवाह पत्रिका की खास बात यह है कि कार्ड पर नीचे की ओर राम मंदिर का स्ट्रक्चर बनाकर धन्यवाद मोदी जी लिखा हुआ है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ये विवाह पत्रिका पोस्ट कर न्योता भेजा गया है। इसमें लिखा है, धन्यवाद मोदी जी, मैं बेहद खुश हूँ कि श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है। पूरा परिवार बेहद खुश है। मैं भी माता टेकरी मंदिर पर पुजारी हूँ और मंदिर की अहमियत जानता हूँ। महंत की बेटी माधुरी की शादी कार्ड में राम मंदिर का स्ट्रक्चर उनके भाई पुजारी विनय ने ही बनाया है। देवास और आसपास के जिलों के मरीजों को अब बेहतर इलाज के लिए इंदौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें देवास के अमलतास अस्पताल में ही उन्नत और अत्याधुनिक तकनीक से इलाज की सुविधा मिल रही है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम किफायती दाम पर जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। यहां हाल ही में कई जटिल और पेचीदा बीमारियों का सफल ऑपरेशन किया गया है। अस्पताल में कॉकलियर इम्प्लांट की भी शुरुआत हो चुकी है। 3 साल के तक्ष और 4 साल के देवांश की कॉकलियर इम्प्लांट की सफल सर्जरी की गई। उनके इम्प्लांट को शुरू किया गया। पहली बार इन बच्चों को आवाज का एहसास हुआ। इस ऑपरेशन से दिव्यांग बच्चों को नया जीवन मिला है। अस्पताल मरीजों के इलाज के साथ ही सामाजिक सरोकार के लिए भी काम कर रहा है। कोरोना काल में अहम भूमिका निभा चुका अमलतास हॉस्पिटल मरीजों के लिए अहम साबित हो रहा है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। अमलतास हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। देवास जिले का ये एक पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर बाईपास सर्जरी हुई है। अभी हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई है जो एक ऐतिहासिक है देवास जिले के मेडिकल फील्ड में। यह कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की बाद में फिजियोथेरेपी भी होती है। फिर बच्चे फिर सुनना भी चालू कर देते हैं और बोलना भी चालू कर देते हैं। यह ऐतिहासिक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी अभी हमारे अमलतास अस्पताल में संपन्न हुई है। अमलतास हॉस्पिटल में हमने रूरल एरिया में दूसरी सर्जरी है। इसके पहले भी थोड़े दिन पहले एक सर्जरी कर चुके और हमने यहाँ पर इसको सफलतापूर्वक किया है। आज पेशेंट को हम 6वें दिन पेशेंट को घर भेजने वाले हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।